Good morning, everyone. सर को पता चलता है वही ना। कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ करके? आज बकवास मत कर तू। अबे सुजल, तुम अभी यार 2 मिनट बात करने दो, तुम तुरंत डाउट शुरू हो गया। वो भी प्राइवेट चैट में। थोड़ा रिलैक्स रहा करो, हर टाइम डाउट डाउट। ये बात तो है यार, अभी भी नींद आ रही है। बड़े मुश्किलों में उठ पाए हैं हम लोग आज तो। यार सुबह एक्चुअल में बच्चों को थोड़ा डाउट वाउट का दिक्कत रह रहा था। दिन में क्लास रहती तो डाउट को टाइम सही से दे नहीं पा रहा था। मैं सोचा सुबह सुबह क्लास निपटा दूंगा, फिर जो भी डाउट होंगे। बीजीएम सर से तो भूल जाओ, उम्मीद ही नहीं रखना कि इतनी सुबह सर उठ पाएंगे। सुबह सुबह तो सही है, क्लास हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे जल्दी हम लोग। अब तो यही रखेंगे, मेरा टाइम तो यही रहेगा अब। सर विजय सर का भी ये रखो। बीजीएम सर से बात करो, वो नहीं मानने वाले उनको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ट्रेनिंग करके आए आपके लिए। क्या करके आए? मॉर्निंग सर। ट्रेनिंग करके आपके गुड लिए आए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो स्टार्ट किया जाए, अब तो आ गए लगभग बच्चे सभी। करो यार, भेजी होगी मैंने, जिन्होंने भी मैसेज किए थे सबको भेजी थी मैंने लिंक। फिर से अच्छा आज कर देना, देखता हूँ कैसे रहेगा। हाँ आज अब ये टाइम फिक्स है ना, अब यही टाइम रहेगा, चेंज नहीं होगा। मेरी वाली क्लास मेरी जिस दिन रहेगी उस दिन सुबह रहेगी, बीजीएम सर वाले दिन उसके बाद रहेगी। हाँ वो तुम लोग बात कर सकते हो सौरभ की, सुबह सुबह ही ले लें, सोने से पहले ही ले लें, 5:30 बजे सुबह। चलो अब स्टार्ट किया जाए। वो लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहाँ तक कर लिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज शायद हम लोगों ने किया था ना। वो मीडियम डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन फॉलो करेगा, फिर उस पे एक प्रॉब्लम कर किया था लास्ट। लास्ट प्रॉब्लम कौन सा था वो याद थोड़ा बताओ ना। ट्रायंगल वाला, ठीक है ठीक। अब देखो हमें नेक्स्ट देखना है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं
नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ही करूं, ग्रेविटेशन में किया हुआ था इस टाइप का। अगर हम एक रॉड ले लेते हैं जिसपे टोटल क्यू चार्ज है और लेंथ इसकी एल है, भाग्य से अच्छी बात है भाई, प्राइवेट चैट लेकिन मत कर। अब इसके एंड से आर डिस्टेंस पे हमने ये कोई पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। या तुम लोग को डाउट भी था ना शायद वो एक्सरसाइज में? कितने होंगे डाउट? चलो पहले फिर डाउट ही डिस्कस कर देते हैं ना। लो फिर पहले डाउट डिस्कस कर देते हैं। उसके चैलेंजर के भी डाउट के लिए कल मैं सोच रहा था करने के लिए, लेकिन कल तो तुम लोग की आफ्टरनून में क्लास होगी, तो परसों करूंगा आफ्टरनून में। ऐसे 2 बजे के करीब करूंगा ना परसों। परसों सुबह क्लास रहेगी तो फ्री हो जाओगे, तो आफ्टरनून में जिनको चैलेंजर का डाउट रहेगा वो कर दूंगा डिस्कस। अभी कौन सा करना था उसमें हम लोगों को? अभी तो ऑप्टिक्स ही कर लेते हैं यार, वो जल्दी अभी खत्म हुआ है, वो याद भी होगा सबको। पीओएम बाद में ही करेंगे, वो वैसे भी भूल ही गया है, तो जब भी करना होगा तब रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो ऑप्टिक्स ही कर लो अभी तुम लोग। तो अब वो प्रॉब्लम मैं निकालता हूँ, होमवर्क वाला। एक बार एक सेकंड रुको। बताओ इसमें कहाँ पे डाउट है? हाँ, इस संडे को टेस्ट का भी डिस्कस कर लेते हैं। इस संडे को कौन सा टेस्ट लगाया जाए? मैथ में तो सर ने बता दिया ना, कंटिन्यूटी होगा। केमिस्ट्री में काइनेटिक्स कर लेते हैं। फिजिक्स में पीओएम। ठीक है। तो वो पीओएम में वो सारा रहेगा ना, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह ना? हाँ, एक साथ ही रखेंगे। इस बार एक साथ ही रखेंगे। हाँ, वही करेंगे वही करेंगे। तो इस बार का ये वीकली टेस्ट रहेगा ना, ये फाइनल है अपना। अब डाउट बताओ भाई, क्या क्या डाउट है? एक्सरसाइज 2 का 5th। ओके। एक्सरसाइज 1 का 3rd। 1 का 3rd देख लो पहले। ये 1 के 3rd में
अब पहले 1 का थर्ड बता लेने दो, एक्सरसाइज का बता लेने दो, फिर इन चैप्टर जाते हैं ना। ये तो अभी रवि कर देता। पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर इन चैप्टर करेंगे। देखो इसमें एक्सरसाइज 1 के थर्ड में ये बोला गया कि टू सिमिलर स्मॉल कंडक्टर, दो सिमिलर हमने स्मॉल कंडक्टर लिए, एक पे 40 कूलम चार्ज है, माइक्रोकूलम है, और एक पे -20 माइक्रोकूलम चार्ज है, और उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है ऐसे। तो इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स हम मान लेते हैं F1। F1 की वैल्यू कितनी बोलेंगे, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो यहाँ में रेशियो निकालना है F1 F2 का, इसलिए हम लोग अभी यूनिट वगैरह नहीं कुछ चेंज कर रहे हैं ना। फिर बोला गया कि इनको अगर हम आपस में कांटेक्ट कराएं, अगर हम इनको आपस में कांटेक्ट कराएंगे और फिर से इनको वापस दूर दूर रख दें, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो किस फैक्टर से चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये कंडक्टर जब आप पढ़ लोगे तो ये बहुत आसान लगे। अभी आपको थोड़ा सा पता नहीं है कि कैसे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो अभी बस आप इतना मान लो कि दोनों आइडेंटिकल हैं। जब दोनों आइडेंटिकल होंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम कब हो पाएगा, जब दोनों पे चार्ज भी सेम हो जाए ना। जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना, एक स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, अगर दोनों का सॉरी जी एम बाई आर -gm/r। तो अगर आर सेम होगा तो और मास सेम होगा तो पोटेंशियल भी सेम होगा। वैसे यहाँ पे के क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है, अगर आर सेम आइडेंटिकल है तो चार्ज भी सेम होगा, तब पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो जब हम इनको कांटेक्ट करेंगे तो कब तक चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल नहीं सेम हो गया होगा ना। तो बाद में कितना हो जाएगा, दोनों पे टोटल मिला के चार्ज कितना है, 40 और -20, मतलब टोटल 20 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो जो हम कांटेक्ट करके अलग अलग रखेंगे तो अब 20 माइक्रोकूलम आधा आधा हो जाएगा ना, 10 इधर और 10 इधर। आर्यन तेरे को रोज ये दिक्कत रहती है, आवाज ब्रेक हो रही है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, ये केवल आर्यन को ये साथ दिक्कत चलती है। 10 10 अपॉन में डी स्क्वायर। अब ये रेशियो देख लो तो पता चल जाएगा ना। आर्यन तू अपना कनेक्शन चेक कर। नेक्स्ट, अगर रेडियस अलग अलग होता तो फिर उन पे चार्जेस भी अलग अलग जाते हैं। ये हम लोग कंडक्टर में सब पढ़ेंगे ना, टेंशन नहीं लो अभी। चेतन अभी आप ये चीज याद कर लो कि अगर दो आइडेंटिकल कंडक्टर हैं और इनका कांटेक्ट कराओगे तो चार्ज उनमें इक्वल इक्वल आएगा ना। अब ये याद कर लो, आगे समझ आ जाएगा कैसे हो रहा है। आइडेंटिकल में चार्ज हमेशा इक्वल इक्वल हो जाएगा। टोटल चार्ज, टोटल कितना है दोनों का मिला करके 20, तो 20 का आधा आधा। हाँ इसीलिए आदित्य। फिर नेक्स्ट है अब एक्सरसाइज 2 में बोल रहे थे ना, एक्सरसाइज 2 का सेकेंड। अबे प्रतीक, इसमें क्या डाउट है, एक्सरसाइज 2 का सेकेंड बोल रहा है ना। सेकेंड में तो आपको बोला गया है कि एक यहाँ पे +q चार्ज ले लिया और एक यहाँ पे -q चार्ज ले लिया। तो
अब एक थर्ड चार्ज को यहाँ पे हमें रखना है और उस पे फोर्स बैलेंस करने हैं, उस पे केवल फोर्स बैलेंस करना है ना। तो अब इस पे कहाँ पे फोर्स बैलेंस हो पाएगा? अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे चेक करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पर, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चार्ज रखूंगा, अगर प्लस वाला रखूंगा तो ये वाला प्लस वाला जो होगा, ये प्लस वाला उसको इधर को रिपेल करेगा ना, और ये माइनस वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। जब तक दो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं होंगे तब तक फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा ना, इन दोनों का नेट कुछ इधर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर वाले लाइन पर फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि दो ही फोर्स लगने हैं ना। दो वेक्टर का सम जीरो कब हो सकता है? जब वो इक्वल है ना अपोजिट हो। एक ये फोर्स लगाएगा, एक ये लगाएगा, इस पे नेट फोर्स जीरो चाहिए, तो वो कहाँ होना चाहिए? इसी लाइन पे होंगे तब ना वो एक अपोजिट डायरेक्शन में आ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा इसका। ये बात समझ आई? फिर मिड पॉइंट पर अगर हम यहाँ पे रखेंगे, अगर आप यहाँ पर रखोगे, तो अगर मान लो आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो क्या जीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। माइनस वाला अगर चार्ज रखते हैं यहाँ पर, तो अगर माइनस चार्ज रखे होते तो माइनस माइनस को रिपेल करता। ये यहीं पे रखने की बात कर रहा हूँ ना, हटा देता हूँ। और यहाँ पे माइनस अगर रखोगे तो माइनस रिपेल करेगा और प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा, तो भी जीरो नहीं हो पाएगा। लेफ्ट ऑफ ए, अगर ए के लेफ्ट में रख दें, ये ए है ना, ये बी है, अगर ए के लेफ्ट में चार्ज रखोगे, मान लो यहाँ कहीं रखा, अगर प्लस वाला रखते हो तो प्लस को प्लस वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा। ए वाला एक फोर्स इधर आएगा और बी वाला अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या ये जीरो हो पाएगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों की मैग्नीट्यूड सेम दिए हुए हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका फोर्स हमेशा ज्यादा होगा। ए वाले से पास में है ना, तो ए का फोर्स हमेशा ज्यादा होगा। अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता तभी ये बैलेंस हो पाएगा, अगर माइनस क्यू चार्ज बढ़ जाता तो। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और यहाँ पे अगर आप माइनस रखोगे तो प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला रिपेल करेगा, फिर से प्लस वाले का फोर्स स्ट्रांग पड़ेगा। तो कुछ भी कर लो, यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाएंगे। अपन जो करते थे उसमें कब बैलेंस होता था? जब एक कम होता था एक ज्यादा होता था ना, एक कम चार्ज है एक ज्यादा चार्ज है, तभी ऐसे बैलेंस हो पाएगा ना। बीच में तो होता ही नहीं था, याद है ना, अगर प्लस है माइनस है तो इधर प्लस रखना पड़ेगा तभी बैलेंस हो पाएगा। हाँ, इसमें प्रतीक कभी भी बैलेंस नहीं होगा। दीप्तांशु, ये अनम्यूट करके बोल, क्या बोल रहा है? सर थर्ड चार्ज के बारे में उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बोला नहीं गया। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला है। क्वेश्चन पढ़ एक बार देख, क्वेश्चन क्या बोला गया है। देख के क्वेश्चन में बोला गया है, थर्ड स्मॉल पॉइंट चार्ज इज टू बी बैलेंस्ड एट पॉइंट पी। बैलेंस का क्या मतलब हुआ? पता है बैलेंस का क्या मतलब है? अगर कोई पार्टिकल बैलेंस है तो मैग्नीट्यूड अलग से बोलना पड़ेगा जीरो है, या समझ जाएगा? समझ गया सर। हाँ, बोला है ना बैलेंस है। बैलेंस का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड उस पे नेट फोर्स का जीरो है। सबको समझ आया भाई क्या क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट बताओ।
अबे प्रथमेश एक बार फिर से ऐसे मत किया कर भाई, जहाँ डाउट है वो पूछना, पूरा फिर से रिवाइज कराएगा सब बच्चे बोर हो जाएंगे। अनम्यूट करके बोलना कहाँ पे क्या डाउट है, अनम्यूट करना, जो पार्ट नहीं समझ आया वो डिस्कस ठीक कर है लेते हैं। सर, बाद में पूछता हूँ फिर मैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोर्थ ना, एक्सरसाइज 2 में फोर्थ। इसमें देखो क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच साइड 10 सेंटीमीटर shown in figure is P। तो इसमें ये बोला गया है, ऐसे कुछ आपको डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे ट्रायंगल ले लिया गया है, और ये बोला गया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पे आपको क्या बन गया है, अगर एक से रेगुलर हेक्सागोन बन गया है ना, और उसके हर एक वर्टेक्स पे ऐसे हमने चार्जेस रख दिए हैं, और रेगुलर हेक्सागोन का साइड कितना बोलोगे, यहाँ से रेगुलर हेक्सागोन में जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वही साइड की लेंथ आती है ना, तो ये डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड लेंथ ए है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जहां से एक अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर डालें, ये हमारा a/2 आएगा ना, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये a/2 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, जो ये साइड की लेंथ आएगी वही हमारे ये इसकी रेगुलर हेक्सागोन की साइड हो जाएगी। अब ये a/2 है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा a/2 cos 30। ये बात समझ आ रही है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है ना 90, ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, और साइड एडजेसेंट साइड पता है 30 के एडजेसेंट वाली, तो a/2 cos 30 करेंगे तो ये साइड आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा a/2 cos 30 मतलब √3/2, मतलब a/√3। अगर साइड लेंथ a है तो रेगुलर हेक्सागोन कितनी साइड लेंथ का बना है, a/√3 का। तो हम लोग अब एक रेगुलर हेक्सागोन लेकर के ऐसे सोच लेंगे कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, ए बी सी डी ई, यहाँ पे सेंटर है O, और हमें चार्जेस दिए गए हैं, सेंटर पे 2 माइक्रोकूलम प्लेस किया गया ना, O पे 2 माइक्रोकूलम है, फिर ए बी सी डी पे ये लाइन से 2 2 2 दिया हुआ है, ये यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, इस पे 2 माइक्रोकूलम, इस पे भी 2 माइक्रोकूलम, फिर -2 है सब पे, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, और यहाँ पे भी -2। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि O पे नेट फोर्स कितना हो रहा होगा, तो O पे प्लस वाला चार्ज है ना, O पे अगर प्लस वाला चार्ज है तो क्या हो रहा होगा, अगर हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो A पे जो चार्ज है वो O वाले को रिपेल करेगा कुछ F फोर्स से, और D पे जो चार्ज है वो सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ना, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इधर को टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 2F ना,
एफ और एफ 2 बार आएंगे ना, तो टोटल इधर को फोर्स आ जाएगा 2F। सेम वे में अगर हम लोग इधर को देखें तो इधर को भी ऐसे आएगा 2F, और ऊपर को भी ऐसे ही आएगा 2F। जहां F की वैल्यू कितनी बोलोगे, एक F मतलब एक पेयर चार्ज के बीच का फोर्स ना, तो K Q1 Q2, Q मतलब 2 माइक्रोकूलम अपॉन में A बाई √3 का स्क्वायर। 2 मतलब 2 माइक्रोकूलम और A मतलब साइड लेंथ। अब हमें F आ जाएगा, 3 वेक्टर है, इनका सम निकालना है ना, और इनके बीच में एंगल कितना है, ये 60-60 आते हैं ना सारे ये अगर सारे साइड ऐसे बनाओ तो सब ये 60-60 में डिवाइड होता है। तो 3 वेक्टर है 60-60 पे, तो इनका नेट फोर्स चाहिए हमें। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक तो देखो ये तरीका है कि ये 2F और ये 2F का नेट निकालोगे तो वो 30 डिग्री पे बीच में आएगा, और ये 30 और ये 60 तो मिलके 90 डिग्री। तो एक 2F और इनका नेट, उनका नेट ले लो फिर, या फिर 3 वेक्टर हैं उनको रिजॉल्व करो और सम फाइंड करो। 3 वेक्टर का सम कैसे फाइंड करते हैं, सबको x और y में रिजॉल्व कर लेंगे। आदित्य अनम्यूट करो बेटा, बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। आदित्य बोल ना भाई, तेरा डाउट समझ नहीं आया। हम लोग बात तो कर ही रहे हैं ना, ये 2 वाला इस 2 को रिपेल कर रहा है, इधर को F है, तो और क्या बात करना चाह रहा है। ये माइनस वाला इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, F और F 2F। अबे तो रिपेल करेगा, तो लिखा तो है ना, ए का ओ पे जो रिपेल करेगा एक है वो वाला F, और एक डी वाला अट्रैक्ट करेगा वो वाला F, तो टोटल कितना हो गया इधर को, 2F हो गया ना। आदित्य ये बोला ना मैंने कि ए ओ को रिपेल करेगा तो इधर को F, और डी वाला ओ को अट्रैक्ट करेगा वो वाला F, तो टोटल मिलके इधर 2F हो गए। तो उसमें रिपल्सन वाला काउंट तो कर लिया था। ये सबने सुना ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बी वाला इसको ओ को रिपेल करेगा तो एक उधर F आएगा, ई वाला अट्रैक्ट करेगा वो F, तो टोटल 2F। ये 2F और ये 2F, ऐसे इन सबका ले लिया ना, ए और डी का मिलके 2F, बी और ई का मिलके 2F, और सी और F का मिलके 2F। फिर 3 वेक्टर हैं और 60-60 पर हैं, तो उनको रिजॉल्व कर लो। फिर नेक्स्ट बोलो अब, एक्सरसाइज 2 का फिफ्थ देखो। A large non-conducting sheet M is given a uniform charge density. देखो ये एक लार्ज मेटल का ऐसे शीट है, और यहाँ पे एक स्फीयर रखा है ए, और एक यहाँ पे रखा है बी। देखो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, अगर लार्ज मेटल की शीट लेते थे तो उसकी वजह से जो फील्ड आता था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट आती थी। वैल्यू मुझे याद नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम लोग को अभी वैसे जरूरत नहीं है ना, बस इतना ध्यान रखो कि लार्ज मेटल शीट होगी या लार्ज लार्ज सीट होगी, चाहे वो मास वाली हो या चार्ज वाली, तो उनका जो इंटेंसिटी आता है वो कांस्टेंट आता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये सब लोग ध्यान करो, ये फॉर्मूला अपन ने देखा था उस टाइम पर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे कुछ हो रही होगी, यहाँ पे हमने कुछ चार्ज इस पे दे रखा है। अब इसके चार्ज की वजह से क्या होगा, ये इसके चार्ज की वजह से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन सब इधर भागेंगे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम वे में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे भी वैल्यू सेम पहुंच रहा है, सेम वैल्यू पहुंच रहा है, तो सेम इफेक्ट आएगा, इसके निगेटिव सब इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव इधर आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज इंडक्शन की वजह से ना, और इधर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव।
अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स देखूं, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो फोर्स कितना होगा, जितना इधर नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होगा Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पे होगा Q इंटू ई इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम है ना, वो चेंज नहीं हुई है, ई कांस्टेंट होता है। तो यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स कैंसिल होगा या कुछ नेट आएगा? बताओ भाई। यहाँ पे Q इंटू ई इंड्यूस चार्ज की वजह से इधर को Q इंटू ई और नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर को Q इंटू ई, और E की वैल्यू सेम बनी हुई है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इस पे नेट फोर्स इसकी वजह से नहीं लग पाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, इस E की वजह से इधर को लगेगा और इस E की वजह से इधर, वो भी कैंसिल हो गया। मतलब इस मेटल सीट की वजह से यहाँ पे, सॉरी ये जो भी इनफाइनाइट सीट है इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब इनका आपस का फोर्स देखो, निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, निगेटिव पॉजिटिव अगर पास में पड़ेंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो फाइनल हम क्या बोलेंगे, बी अट्रैक्ट ए, और बस यही एक आंसर हो पाएगा ना, डी ऑप्शन। अभी है एक्सरसाइज में और कोई डाउट? देख मैं ये बोल रहा हूँ चेतन, ध्यान से सुन, अगर इधर नेगेटिव चार्ज क्यू इंड्यूस हुआ है तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्यू इंड्यूस हुआ है ना, नेट चार्ज तो जीरो था ना स्फीयर पे, तो Q इंटू ई निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर को, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, तो दोनों मिल करके नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना। ये ई मतलब किसका ई, ये इनफाइनाइट सीट का ई, तो उसके वजह से कोई फोर्स नहीं लग पाएगा। सेम चीज यहाँ होगा, इधर Q इंटू ई और इधर Q इंटू ई, केवल फोर्स कौन सा लग पाएगा, इनके आपस वाला, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चेतन समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? शांतनु इधर तो कुछ ऐसा लिखने लायक है ही नहीं है, जल्दी ले भाई स्क्रीनशॉट। ये अच्छा प्रॉब्लम था ना, मेरे हिसाब से शायद आपने अभी इनफाइनाइट सीट भी पढ़ ली होती और ये मेटल वगैरह पढ़ ली होती तो ये खुद भी कर लेते। इसमें कुछ चीजें अभी नहीं भी पढ़ी है, इसलिए भी थोड़ा सोचने में दिक्कत हुई होगी। अभी आपको ये पता ही नहीं रहा होगा, याद ही नहीं रहा होगा कि ई कांस्टेंट होगा, बट हालांकि ग्रेविटेशन में पढ़ा है बट यहाँ नहीं पढ़ाया तभी, तो अगर जो रिलेट कर पाएगा वो सोच पाएगा, नहीं तो अभी पढ़ेंगे तब देख लेना, ई कांस्टेंट आता है ना। नेक्स्ट इन टेक्स्ट 1 का 10। मॉड्यूल फाइनली 11th के पहुंचे हैं कल, नेक्स्ट वीक मंडे तक तुम लोग का बोला गया है पहुंचने के लिए, अब देखते हैं। तो इसमें देखो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 का 10th में अबे सौरभ ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो मैं क्लास में जो बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए पूछता था वो वाला है, ये तुम लोग को बेवकूफ नहीं बनाया अभी इसको पूछ के। आगे कलेक्ट करने होंगे, मैं बता दूंगा ना, नेक्स्ट मंडे तक आने हैं, जैसे आएंगे मैं मैसेज कर दूंगा। भाई जब पूछा जाए मास के बारे में तभी ऐसे सोचना है, अदरवाइज आइडेंटिकल मास बोला है तो सेम ही मास लेके लगभग करना रहेगा, तूने ज्यादा ही सोच दिया। 10th बताऊं क्या, सौरभ का डाउट था उसका तो हो गया क्लियर, और किसी को डाउट है तो बताऊं इंडेक्स 1 का 10th।
थर्ड, थर्ड में देखो two particle A and B each having charge Q are placed at distance D. थर्ड तो अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं ये। ये एक वाला कॉन्सेप्ट तो आज मैं डिस्कस करने वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम में, आ गया तो कर ही देते हैं इसको। टू पार्टिकल ए एंड बी ईच हैविंग चार्ज Q, वो ऐसे दो पार्टिकल लिए गए हैं, Q चार्ज है इन पे, और इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक तीसरा चार्ज रखना है इस पे कहीं। हम लोग मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे हमने तीसरा चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा। तो हमें परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस बताई होगी ये यहाँ से बताई होगी ना, ये डिस्टेंस हमें बतानी है, और ये डिस्टेंस मान लो कुछ टोटल D है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जब हम चार्ज रखेंगे तो इस कितने R पे रखेंगे फोर्स मैक्सिमम लगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा होगा, ये रिपेल कर रहा होगा ना, तो इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा होगा, एक एक F इधर को आएगा, और ऐसे ही एक F इस लाइन के लॉन्ग आएगा। ये एंगल मान लो थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये थीटा आएगा, ये थीटा आएगा। तो अब इनके कंपोनेंट करो, F का इधर F cos थीटा, इधर F sin थीटा, ऐसे इसका इधर F cos थीटा, इधर F sin थीटा, तो F sin थीटा दोनों के कैंसिल हो जाएंगे ना, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा 2F cos थीटा। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इधर हो जाएगा F sin थीटा, इधर हो गया F cos थीटा, फिर इधर को ऐसे ही निकालेंगे तो F sin थीटा, और इधर हो जाएगा F cos थीटा। तो नेट फोर्स टोटल मिलके कितना हो जाएगा चार्ज स्मॉल क्यू पर 2F cos थीटा। अब F की वैल्यू डालो, F मतलब दो, ये स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का फोर्स ना, तो वो कितना हो जाएगा k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। r मतलब ये बीच की डिस्टेंस, ये कितनी है, ये अगर स्मॉल r है परपेंडिकुलर वाली, ये d/2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी अंडर रूट ऑफ, ये हाइपोटेन्यूस बन रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, तो d/2 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू डाल देंगे k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r मतलब अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो d²/4 प्लस r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी डालेंगे, r अपॉन में अंडर रूट ऑफ d²/4 प्लस r स्क्वायर। तो टोटल नेट फोर्स कितना आ गया, ये वाला जो प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब लोग अपने क्लास वर्क वाले नोटबुक में भी नोट करो, क्योंकि ये मेरे को आज कॉन्सेप्ट पढ़ाना था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अब नहीं पढ़ाऊंगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट नोट कर लेना है, क्वेश्चन भी नोट कर लेना, उसका सोल्यूशन भी ना। इसमें कुछ चीजें अभी ग्राफ वगैरह भी सिखाऊंगा, तो वो सब अभी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a r 2
क्यू अपॉन में डी स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर पावर में g/2। ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। अब मैं अगर इस नेट फोर्स का आर के साथ ग्राफ ड्रॉ करूं डिस्टेंस के साथ, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? इधर नेट फोर्स दिखाऊं और इधर एक्स एक्सिस पे आर को दिखाऊं। मतलब क्या हुआ, मैं इस लाइन पे मूव करा रहा हूँ इस चार्ज पार्टिकल को ना, परपेंडिकुलर वाली लाइन पे, तो आर वेरी करेगा, तो नेट फोर्स कैसे वेरी करेगा उस चीज को ग्राफ में दिखाना है। ग्राफ कोई का बन जाए तो बताओ कैसा होना चाहिए, सब नोट करो फिर ग्राफ ड्रॉ करो। मेरे को जो प्राइवेट वाले चैट है वो दिख नहीं रहे हैं भरत। सर हाँ, वो ग्राफ बताओगे किसे? नहीं कोई नहीं बताया। हाँ सुजल, वो तो करना ही है, मैक्सिमा फाइंड करने के लिए तो वो करेंगे ही, बट अभी हम लोग ग्राफ पे फोकस कर रहे हैं। बोल उमंग, कुछ बोल रहा था। हाँ मैं बोल रहा था ग्राफ कैसा आया? वो अभी 0 से चालू होगा, कोई एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, वो 0 को हाँ टेंड करेगा बाद में। हाँ हाँ, सही बात है। उसका ही मिरर इमेज ले लेंगे इस सेट। हाँ देखो यहाँ पर, जब ये आप r इक्वल टू 0 पे रखोगे तो नेट फोर्स कितना लगेगा? ये कैपिटल क्यू इधर रिपेल करेगा और ये कैपिटल क्यू इस साइड रिपेल करेगा, तो दोनों का नेट मिला के 0 हो जाएगा ना, अगर आप यहाँ पे रखते हो। समझो ना, जब r इक्वल टू 0 तो वहां पे नेट फोर्स 0 है। यहां से भी सोच सकते हो, r को 0 डालोगे तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? 0। खुशी, प्राइवेट चैट में मुझे कुछ दिखता नहीं है, जो भी लिखना है पब्लिक चैट में लिख। फिर देखो अब इसमें, अगर इस चार्ज को आप इन्फिनिटी पे लेके चले जाओगे, इन्फिनिटी पे इन चार्जेस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? इन्फिनिटी पे कोई भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो कोई उसके वजह से फोर्स लग पाएगा? आर इन्फिनिटी हो गया है। नहीं लगेगा ना। अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे ले जाऊं, आर जब इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो भी फोर्स कितना होगा? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आर की वैल्यू 0 है तो फोर्स 0 है, इन्फिनिटी पे जाएंगे तो भी फोर्स 0 है। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? 0 से स्टार्ट होकर के बढ़ना चाहिए, फिर डिक्रीज होकर फिर 0 को जाना चाहिए। और इन्फिनिटी पे 0 मतलब इसके पैरेलल ग्राफ बाद में कर देते हैं ना। तो इसका देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस टाइप का। पहले ऐसे इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होकर के पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। तो ये कोई एक जगह मैक्सिमम पे जाता है ना, वही आपको पूछा गया कि किस आर पे मैक्सिमम है, ये किस आर पे मैक्सिमम है। तो ये किस आर पे मैक्सिमम होगा? प्रथमेश क्या कांस्टेंट हो जाएगा?
ये लास्ट में डिक्रीज हो रहा है बट बहुत स्लोली डिक्रीज हो रहा है ना, कांस्टेंट नहीं है ये एसिम्प्टोटिक ग्राफ बन जाता है ना, लास्ट में धीमे धीमे डिक्रीज होता है। तो किस आर पे मैक्सिमम होगा? तो देखो हमने ये चीज पहले भी याद कराई हुई है, ग्रेविटेशन के टाइम पे भी। ग्रेविटेशन में हमने रिंग की वजह से जैसे इंटेंसिटी निकाला था रिंग की वजह से, तो वो कितना आया था? कुछ GMR ओवर अंडर रूट, सॉरी कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर मतलब रेडियस, ऐसे कुछ आया था। और ये किस जगह मैक्सिमम था? DI/DR किया था, तो उससे आर की वैल्यू आई थी R/√2। याद है सबको ये चीज? अगर नहीं याद है तो करो डिफरेंशिएट और सॉल्व करके देखो, यही आएगा। ऐसे यहाँ पे करोगे तो वही सेम चीज है ना, ऊपर एक बार स्मॉल आ रहा है, यहाँ पे भी एक स्मॉल आ रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। और नीचे क्या है? D²/4 प्लस R²। तो ये कैपिटल आर का काम यहाँ कौन कर रहा है? कैपिटल आर का काम यहाँ D/2 कर रहा है ना। तो किस जगह पे मैक्सिमम होगा? तो हमने वही डिफरेंशिएट करके हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको, DF/0 करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी D/2 अपॉन में √2, मतलब D/2√2 पर ये फोर्स मैक्सिमम हो रहा होगा। ठीक है, सबको समझ आया ना? अगर नाम चेंज करना तो मैंने अलाउड नहीं किया, तब कैसे ये नाम चेंज कर रहा है? नहीं, ये ग्राफ बना लेना और ऐसे दूसरे साइड में देखोगे तो नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर के साइड देखोगे तो नीचे को होगा। तो अगर यहाँ पर अगर आपने इस साइड के फोर्स को प्लस में दिखाया है, तो इस साइड के फोर्स को माइनस वाले एक्सिस के सामने दिखाओगे, तो वहां पे ग्राफ, बाकी पार्ट, दूसरे पार्ट का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आइए। नेक्स्ट अब बताओ। प्रथमेश इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब टेंडिंग टू जीरो है ना। टेंडिंग टू जीरो को मतलब डिक्रीज थोड़ा थोड़ा होता जाएगा तभी ना जीरो को जाएगा। वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है उसको। मैथ में एसिम्प्टोटिक ग्राफ आया कि नहीं अभी तक? हाँ, कभी प्रथमेश टच नहीं करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी आपको नहीं पता ना, जब इन्फिनिटी पे पहुंचोगे तब टच होगा। इन्फिनिटी ना तो कभी हम ग्राफ में दिखा पाएंगे ना कभी ऐसे टच कराएंगे। चेतन यार, तू बार बार एक्सप्लेन करा रहा है। देख, मैंने बोला ना कि R=0 पे फोर्स कितना होगा? जीरो ना। R 0 डालेगा तो फोर्स जीरो आएगा ना। और इन्फिनिटी पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, इन सबसे इन्फिनिटी पे चले जाओगे तो इनका कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, लेकिन बीच के पॉइंट पे तो जीरो नहीं ना है। बाकी कुछ आर और डालोगे तो कुछ तो मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ होगा कि जीरो से चल के जीरो आना है, तो बीच में कहीं ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तभी तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। तो इसलिए ऐसा ग्राफ बना दिया। फिर यहाँ पे कोई एक जगह मैक्सिमम होगा।
और नेक्स्ट है कोई डाउट? फोर्थ, तो वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आज का पहला क्वेश्चन लिख रहा था, वही तो है, तो अभी वो कर दूंगा डिस्कस। ठीक है, फिर हो गए क्या? ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। फोर्थ में जो आंसर आता था, एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लूं तो फिर बताता हूँ। तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू, ए ऑप्शन आएगा इसका। क्या आंसर दिया इसका? ये फोर्थ वाले का आंसर ए आएगा, यही दिया है। हाँ, तो फिर सही तो दिया है। देखो, अपन ने ये चीज सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी किया था कि अगर एक ऐसे रॉड लिया था और उसके पास में एक पॉइंट मास रखा था, यहाँ पे पॉइंट दूसरा चार्ज रख दिया गया है, एक पॉइंट चार्ज ऐसे ले लिया गया है क्यू, और ये कैपिटल क्यू है, इसको पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, लेंथ एल है इसकी, और ये डिस्टेंस एज से कितनी दी है? आर। तो अब फोर्स कितना आता था इनके बीच का? के Q1 Q2 अपॉन में एक मिनट, कौन आवाज? अरे सकाळीच नाही, आता नाही येणार. तनेश क्या बोल रहा है? अनम्यूट करो भाई, म्यूट करो। हाँ, कर दिया कर दिया। तो अब देखो क्या है, हम लोग जब ऐसे रहता था तो क्या करते थे, एक इस एंड से डिस्टेंस आती थी, एक इस एंड से डिस्टेंस। याद है सबको? मैंने याद रखने के लिए ऐसे बताया था, के Q1 Q2, वहां पे G M1 M2 अपॉन में एक यहाँ से डिस्टेंस, एक यहाँ से, तो ऐसे कर देंगे, एक R हो जाएगा, एक R प्लस L हो जाएगा। और जब R की वैल्यू बहुत बड़ी होगी L से, तो रॉड भी क्या होगा, पॉइंट चार्ज बन जाएगा। तो वहां पे ये क्या आना चाहिए, के क्यू क्यू अपॉन में R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ना यहाँ पे, R प्लस L को फिर उस टाइम पे हम R लिख लेंगे। बहुत दूर होगा तो रॉड भी एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा। और सॉल्व कैसे करना है, तो वो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिराइव करने वाले थे, तभी कर देते हैं ना। सब लगभग पता ही होगा सबको, मास वाले में जैसे किया तो वैसे ही करना है। ठीक है, हो गया। चलो फिर अब हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू करते हैं। कथन कौन सा? एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट। एक मिनट, चलो भाई एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट देख लो। भागेश, फिर गलती से तू हैंड रेज करने लग गया। देखो इसमें ये बोला गया 5 बॉल हैं, 5 बॉल लिए गए और उनकी हमने नंबरिंग कर दी।
1 2 3 4 5। फिर हमने सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड से उनको सस्पेंड किया, तो उनके बीच का फोर्स देखा। तो फोर्स कितना है, 1 2 जो है 2 4 और 4 1 जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 और 2 1 2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 4 अट्रैक्ट कर रहे हैं और 4 1 अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि 2 3 2 और 3 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, 4 और 5 वो भी रिपेल कर रहे हैं। तो बॉल 1 क्या होना चाहिए, तो अब 2 मिनट दो, मैं भी जाए इसमें सोच लेता हूँ, फिर हम लोग करते हैं डिस्कस। 2 मिनट। 2 3 रिपेल। हाँ वो मान ले कथन वही है, मेटल का ही मान ले। नॉन मेटल भी होगा तो इंडक्शन होता है, थोड़ा होता है लेकिन होता है वहां पे भी। रुक जा कथन, थोड़ा सोच लेने दे फिर करते हैं डिस्कस। 2 3 रिपेल। अब देखो यहाँ पे बोला गया 2 3 रिपेल कर रहे हैं। देखो एक चीज ये है कि जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो चार्ज है ही है, उस चीज की श्योरिटी नहीं देता, लेकिन रिपल्सन का फोर्स हमें श्योरिटी देता है कि वहां पे चार्ज है। तो हम इसको लेके सोचना शुरू करेंगे ना कि इसको लेकर के। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अब देखो यहाँ पर जिनके नाम सही से नहीं लिखे हुए उनका कुछ भी चैट मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या लिख रहे हैं। नाम सही से लिख के आओ तभी कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अब देखो क्या है, 2 3 या तो दोनों प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस होंगे ना, लाइक चार्ज होने चाहिए क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं, और श्योरिटी है कि दोनों पे चार्ज होने चाहिए। सेम वे में 4 5 या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे ना, वहां पे भी श्योरिटी है। 1 पे लेकिन अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रिपल्सन की। तो अब देखो 2 पे प्लस हुआ तो भी वो 1 को अट्रैक्ट कर सकता है, माइनस हुआ तो भी वो अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं? तो 1 पे अभी नहीं पता चला, फिर 2 और 4 अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 और 4 अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन पे तो पक्का चार्ज है, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब एक पे अगर प्लस होगा तो दूसरे पे माइनस ही होना चाहिए ना, तो इनके अपोजिट में चार्ज होने चाहिए 2 4 पे। और 4 1 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 1 अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी कि 1 पे कौन सा चार्ज है। हाँ देखो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, चार्ज नहीं पता चला लेकिन एक चीज क्लियर हो गई, 2 और 4 एक चीज तो पक्का है ना कि अपोजिट चार्ज है। अगर ये प्लस वाला भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इस पे माइनस वाला भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो 1 कौन सा होना चाहिए? न्यूट्रल ही हो सकता है ना, न्यूट्रल को ही सब अट्रैक्ट कर देंगे फिर। ये तो पक्का है ना कि 2 और 4 अपोजिट चार्ज है। सर मेटल भी तो पोलराइज हो सकते हैं ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। हाँ तो उससे क्या हुआ सर तो फिर मेटल भी तो अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। मेटल भी अट्रैक्ट, तू 1 पे कौन सा चार्ज बोल रहा है पहले वो बता। तब मैं वो मेटल ही मान रहा हूँ उसको, वो अपने हिसाब से मतलब चार्ज चेंज करता रहेगा वो, मतलब वो अट्रैक्शन के लिए वो 2 के पास जो भी चार्ज होगा उसका ऑपोजिट चार्ज उसके पास रख ले। देखो ये पहले तो तुम ये जैसे जो वो होता है इंडक्शन होता है, उसमें मेटल में इंडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन जो नॉन मेटल उनमें इंडक्शन होगा ही नहीं ऐसा नहीं है। इंडक्शन उसमें कम होगा नॉन मेटल में, बट उसमें भी होता है। तो
मेटल वाला अभी तुम यहाँ कहानी हटा दो, मेटल से कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप इंडक्शन हो रहा है बस इतना सोचो। अब हमें ये देख लिया कि 2 और 4 पे अनलाइक चार्जेज है और दोनों एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बस इतने से हम बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रल होगा, तभी इंडक्शन की वजह से वो 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है और 4 की तरफ भी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग मस्ट बी, ये मे बी न्यूट्रल बोल देंगे इसको, मे बी न्यूट्रल, मस्ट बी मेड ऑफ मेटल अब देखो इसमें भी मे बी न्यूट्रल बोला है, मे बी न्यूट्रल क्यों बोला है? कथन यहाँ मेटल वाला कॉन्सेप्ट तू हटा दे, मेटल से कोई अभी नहीं लेना देना है, बस ये मान के ध्यान रखो कि सब में इंडक्शन होता है, मेटल में ज्यादा इंडक्शन होता है, बट अभी कितना हो रहा है इंडक्शन उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे अगर मैं हल्का सा चार्ज दे दूं, केवल एक हल्का सा प्लस दे दूं और इस पे बहुत ज्यादा प्लस है, तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, हम लोगों ने देखा था ना कि सेम चार्ज होने के बाद भी अट्रैक्शन हो सकता है, तो इसीलिए इसको मे भी बोला गया न्यूट्रल। बात समझो ना, मस्ट हम नहीं बोल सकते, अभी भी मे भी बोलेंगे कि मे बी न्यूट्रल। ठीक है, तो हो गया अब सारे। चलो हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है चेतन, भेज देना। तो अब हम लोग देखो नेक्स्ट देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने जा रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो उसमें एक जैसे हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि एक अगर हम ऐसे रॉड ले लेते हैं जिसकी एल लेंथ है, वो क्यू चार्ज है, तो उसके वजह से एंड के पास में आर डिस्टेंस पे ई की वैल्यू क्या होगी। तो अब तो सब पता ही है क्या होगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्स डिस्टेंस पे देखो रॉड की वजह से हम सीधे फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, हमने जो फॉर्मूला देखा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला कब लगता है, जब पॉइंट चार्ज हो ना। यहाँ पे ये एल लेंथ में चार्ज है, तो हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन एक्स डिस्टेंस पे अगर डीएक्स लेंथ ले लें और उस पर कुछ डी क्यू चार्ज ले लें, तो उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा ना, डी क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल देंगे कि एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स लेंथ लिया ऐसे, जिसपे कुछ डी क्यू चार्ज है, तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डीई बोलेंगे। और किधर को होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, तो डी इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन, अबे भाग्येश फिर गलती से हुआ कुछ लग रहा है, कौन आवाज कर रहा है, भाग्येश नहीं कर रहा है, सृष्टि क्या कर रही है भाई, म्यूट रखो। तो ये सबको क्लियर है कि डी आ जाएगा, डी क्यू चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब ऐसे हर एक डी क्यू की वजह से निकालोगे तो सब डी का डायरेक्शन सेम में ही आएगा ना, तो ऐसे हर एक डी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जब वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो इनको ये सब एक ही डायरेक्शन में, तो सीधे हम ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो नेट ये आ जाएगा कि क्यू की वैल्यू कितनी डालेंगे, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स ना, और लिमिट कहां से कहां तक होगी, सबसे पहला वाला डी क्यू कहाँ लेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले वाले डी क्यू का भंडारी ने नया ज्ञान दिया भाई, अब देखो ध्यान से सब लोग,
चार्ज क्वांटाइज है तो dq इनफाइनेटेसिमली स्मॉल नहीं हो पाएगा। अबे एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हम चार्ज देंगे तो वो तो वैसे ही इनफाइनेटेसिमली हो गया ना, बहुत कम होता है। 10 के पावर -19 को क्या बोलोगे, बहुत छोटा ही बोलोगे। और दूसरा ये है कि ये बस सॉल्व करने का एक तरीका हुआ, इसमें थोड़ी है कि आपको dq लेके और वैसे करके सब सॉल्व करना है, ये तो बस एक मैथमेटिकल तरीका है, तो उसमें तो हम ले सकते हैं ऐसे। और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, पहला dq r डिस्टेंस पे होगा और लास्ट dq जो होगा वो r प्लस l डिस्टेंस पे होगा। तो लिमिट डाल देंगे यहाँ पर r से r प्लस l, तो E इक्वल टू हो जाएगा kq बाई l, बाहर आ जाएगा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x r से r प्लस l। अब लिमिट तुम लोग डाल लोगे तो E की वैल्यू आ जाएगी kq अपॉन में r इंटू r प्लस l। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स निकालना है तो सीधे Q इंटू ई कर देंगे ना। अगर Q चार्ज ला करके यहाँ पे रखते हैं तो Q इंटू ई करके फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोग को पता है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती है, तुम लोग बोलते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती है, जो चाहे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और उसमें वॉल्यूम भी आता है, ऐसा नहीं है आवाज नहीं आती है। कुछ लोग बोलते नहीं सर आवाज नहीं आती है, आती है भाई, शांतनु सही से कर। अगर लैपटॉप होगा या फिर माइक वगैरह होना चाहिए तभी होगा। मैंने कल ही एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, मेरी बेटी की क्लास चल रही थी, आराम से सो रही थी तो मैंने उसकी जगह काम किया क्लास का। पता नहीं, मेरे पास तो लैपटॉप है तो उसमें तो ऐसा कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की दिक्कत नहीं आई, कोई परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। नहीं, जब जूम के थ्रू आप रिकॉर्ड करोगे तब परमिशन की जरूरत पड़ती है, बिना जूम के स्क्रीन रिकॉर्ड करो ना। मोबाइल का तो नहीं पता, लैपटॉप पे तो मैंने कल करके देखा था। तो ये विंडो वाला जो वो होता है, प्लस ऑल्ट प्लस जी दबाओगे तो वो ओपन होके आ जाता है रिकॉर्डिंग वाला। ये हर लैपटॉप में होता है विंडोज में ना। शांतनु क्या बोल रहा है भाई, क्या बोलूं, ये तो रिकॉर्डिंग की बात चल रही थी। ये शॉर्ट की ये लिखा ना मैंने, देख बोर्ड पे लिख दिया है, विंडोज वाला की दबाना है प्लस ऑल्ट प्लस जी। ये इससे वो खुल के आ जाता है ना, जो जहां पे रिकॉर्डिंग करने के लिए वो होता है ऐप टाइप, उसमें अब क्लिक कर लो रिकॉर्डिंग को। और अगर जी की जगह यहाँ पे बस आर कर दोगे तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रथमेश जूम के थ्रू अगर आप रिकॉर्ड करेगा तब परमिशन मांगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसे करो, विंडोज वाला लो, ऑल्ट और जी दबाओ, उसमें नहीं कुछ परमिशन मांगेगा, वो तुम्हारे कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो रहा है। जूम वाले ऐप में जब होता है तब एक परमिशन चाहिए होता है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं। भागेश तेरे कंप्यूटर में तो ऐसे ही नहीं होना है,
गलती से क्या क्या बटन दबते रहते हैं, उसमें कहाँ इतना हाई फाई चीज हो पाएगा। भागेश तू जाने दे, तू लिंक ही ले लिया कर मेरे से। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पे और 2-3 प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के बॉडी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सही बात है अथर, भागेश लगाएगा अभी तो गलती से स्टॉप हो जाएगा। देखो अगर ये डी डिस्टेंस पे हमने 2 चार्ज रख दिए प्लस क्यू, और मान लो यहाँ पे हम ऐसे 1 मिनट रुक जा भाई नमन, 1 मिनट, इधर हमने ऐसे एक्सेस ले लिया, यहाँ मान लो x इक्वल टू 0 है, इधर हमने पॉजिटिव x एक्सिस ले लिया। तो अगर हम लोग x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी हो रहा होगा ये दिखाना है ना। यहाँ पे बताना है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन E एंड x। x एक्सिस के अलॉन्ग आपको मूव करना है और E की वैल्यू x के साथ दिखाना है कैसे वैरी हो रही है। नमन लिखो जल्दी। सबको देखो एक पॉइंट चार्ज के लिए ई और एक्स का ग्राफ बनाना तो पता ही होगा। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज ले लूं, केवल एक पॉइंट चार्ज, और उसको मान लो ओरिजिन पे रखा हुआ है, इधर को मान लो एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पे रखा है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो अब एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा हो जाएगा। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है कोई भी एक्स डिस्टेंस पे ई की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ना, आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स की वैल्यू जब टेंडिंग टू 0 होगी, एक्स की वैल्यू जब टेंडिंग टू 0 होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा ना, और जब एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो ये 0 को टेंड करेगा। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का ना। ये बात समझ आ रही है, पॉइंट चार्ज का ग्राफ हम ऐसे कुछ बनाएंगे, ऐसे कुछ आ जाएगा। और इस साइड में जब देखोगे तो अगर इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्लस ही बोल रहे हो तो इधर इधर को होगा ही अवे फ्रॉम चार्ज ना, तो उसको माइनस में बोलोगे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसका ग्राफ फिर ऐसे बन जाएगा। एक पॉइंट चार्ज की वजह से ग्राफ तो सबको क्लियर होगा ना। विनर अभी सोचो फिर बताता हूँ।
ये निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है ना। डायरेक्शन अगर आप देखोगे, अगर इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस ही बोल लो ग्राफ में, तो जो इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको माइनस ही बोलोगे। माइनस का मतलब बस क्या है, डायरेक्शन बताया जा रहा है। अगर मैंने यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा तो उसकी वजह से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज मतलब इधर को होगा, और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज मतलब इस साइड को होगा। तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव वाले में ई में दिखाया है, तो इधर वाले ई को निगेटिव ई के सामने दिखा। प्रथमेश, तूने टेस्ट में बहुत कम नंबर लाए, क्या दिक्कत हो गई थी? सर वो क्या हुआ कि आपके नोट्स मिसप्लेस हो गए मेरे, और मेरे को पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला। मैं ये सब लेक्चर्स ही पढ़ रहा था, और फिर बाद में पता चला ऑप्टिक्स की टेस्ट है, फिर हुआ नहीं मुझसे, और थोड़ा होमवर्क भी बच गया था मेरा इसलिए। यार नोट सही से बनाते चलो और डेली डेली होमवर्क करो, तभी फायदा होगा ना, लास्ट में फिर नहीं होता है। नोट्स अब सही से बनाओ ना, मिसप्लेस नहीं रख करो, नोट्स पे बहुत ध्यान से करो, सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट टाइम अब अच्छा करो ना। हाँ सर। हाँ सर। ओजस्वी, तू कहाँ है ना क्लास में? ओजस्वी, हाँ सर। तेरे भी नंबर बहुत कम आए हैं। सर वो हुआ क्या था कि कुछ कुछ आंसर्स रिव्यू के लिए मार्क किए थे, फिर वो अनमार्क करने रह गए, तो फिर वो मार्क ही नहीं हुए। अच्छा, तो फिर उसके कारण कुछ आंसर्स छूट गए थे, मतलब निकाले थे बस मार्क नहीं हुए। ओके, बट ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा कम ही परफॉर्म किया है। मान ले रिव्यू के लिए 3-4 क्वेश्चन तेने नहीं किए होंगे, बाकी तो और होने चाहिए थे। क्योंकि करती हूँ सर इम्प्रूव। हाँ, और अच्छे से करो ना, पेपर इतना कोई टफ था नहीं, वो नॉर्मल पेपर था। सर हाँ मेरी सर। केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आपके मतलब कुछ टॉपिक्स थे जो आपने सिखाए थे ना, वो मैंने हाँ, मेंशन ही नहीं की मेरे नोट्स में, इसलिए वो थोड़ा दिक्कत हो गया। जैसे आपके वो प्रिज्म का हुआ, वो ऑप्टिकल फाइबर का हुआ, फिर टेलीस्कोप हाँ, का कैलकुलेशन हुआ, वो मैंने एक्चुअली मेंशन ही नहीं किया। वो हुआ इसलिए वो नोट्स बनाने के चक्कर में ही टाइम निकल गया मेरा फिर से। नहीं तो नोट्स इसलिए जब पढ़ाया जा रहा है तभी बनाओ ना अच्छे से। हाँ यार एमटी 12 को रखने वाले थे, लेकिन अभी तक कुछ नोटिस ही नहीं डाला। अब आज मैं एक बार फाइनल करके फिर बताता हूँ ना, तो नोटिस डलवाता हूँ ना। मोस्टली ठीक। कब तक रख दे, अब 12 तो नहीं रख रहे हैं, 20 तक या तो रख देते हैं एमटी। हाँ सर चलेगा। 20 अगस्त नहीं भाई, 20 जुलाई, ये देखो 20 अगस्त, 20 जुलाई की बात चल रही है। सर फिर ये तो भी टॉपिक्स पे हो जाने दो टेस्ट, मतलब अब तक जितने हो उतने तो हाँ वही प्रैक्टिस भी हो करेंगे, वही जाएगी। करेंगे। ऑप्टिक्स तक तो पूरा ले लेंगे। सर टॉपिक वाइज मस्त चलने दो। हाँ सर। टॉपिक वाइज तो चलेगा ही, संडे संडे जो टेस्ट हो रहा है। एमटी के बहाने एक बार रिवाइज कर लोगे ना, बहुत दिन हो गया होगा सब कोर्स रिवीजन को। अभी तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि एग्जाम जेई का होगा क्या, 20 साल वालों का तो अभी भी क्लियर नहीं है कि जुलाई में हो पाएगा या नहीं। वो भी लग रहा है तुम लोगों के साथ ही देंगे एग्जाम। सर कंपटीशन नहीं बढ़ जाएंगे जरा ज्यादा? अबे तू तो सीरियस ही हो गया भाई, मजाक कर रहा हूँ। सर उनकी डेट तो फिक्स हो गई ना। डेट यार वो जुलाई में बोला हुआ है, 18 से 20 जुलाई के आसपास, बट मुश्किल ही लग रहा है कि होगा जब यार बोर्ड। लॉकडाउन घोषित हो गया है फिर 21 से 31 तारीख को पोस्टपोन्ड है। हो जाएंगे। न्यूज तो ऐसे ही है कि शायद होगा वो पोस्टपोन। गवर्नमेंट ने फिर से 1 महीना लॉकडाउन बढ़ा दिया ना जुलाई में। सर अभी भी फिर से ट्रेंड कर रहा है हैशटैग जेई पोस्टपोन भैया ट्विटर ये पे। ट्रेंड वेंड का मुझे नहीं पता ज्यादा, मैं कुछ ये फॉलो फेसबुक ट्विटर सब चलाना बंद कर रखा है मैंने, बट लग तो यही रहा है कि होना चाहिए।
अबे शांतनु, पिछले सिलेबस का कौन सा नोट्स की बात कर रहा है? ऐसे लिख देगा तो मैं तो डर जाऊंगा कि कौन कौन से नोट्स भेजने हैं। कहाँ से लाऊंगा इतने नोट्स? सब लिखते जा जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है। चलो अब देखो इधर। तो अब हमें जैसे इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा, पिछले लेक्चर बोलना। तू तो पिछले कुछ भी बोल देता है ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर जो चार्ज है वो एक d/2 पे रखा है, -d/2 पे, एक +d/2 पे। किसी ने कुछ बनाया हो तो बता सकते हो। नहीं, ये हमारा x = 0 है और टोटल डिस्टेंस ये d है। आर्यन, अनम्यूट करके बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x = +d/2 और यहाँ है x = -d/2। अब इधर x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया। y एक्सिस पे हम लोग e दिखाएंगे ना। तो एक तो x = d/2, जहां चार्ज रखा हुआ है ना उसी दो पॉइंट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, -d/2। अब देखो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा होगा? यहाँ पर मिड पॉइंट पर मिड पॉइंट पे 0 आ रहा होगा ना। फिर जैसे जैसे मैं इधर को बढ़ूंगा इस चार्ज की तरफ, राइट वाले चार्ज की तरफ, वैसे वैसे ई क्या होता जा रहा होगा? ई इंक्रीज हो रहा होगा ना। इंक्रीज होता जा रहा होगा। जब मैं एकदम इसके क्लोज पहुंच जाऊंगा, जब एकदम इसके क्लोज पहुंच जाऊंगा तो इसकी वजह से जो ई होगा वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। अब उस इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके वजह से जो ई आएगा वो तो कुछ फाइनाइट आ रहा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए कोई चार्ज के क्लोज पहुंच जाओगे तो? इनफाइनाइट ना। इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ देखोगे तो इनफाइनाइट है और इसके वजह से कुछ फाइनाइट वैल्यू है। तो इनफाइनाइट में से फाइनाइट सब्ट्रैक्ट होगा तो भी यहाँ इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ इनफाइनाइट हो रहा होगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा? इस लेफ्ट की तरफ ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और जैसे मैं इधर को क्रॉस करके इधर पॉइंट पे आऊंगा तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला जाएगा। और जब चार्ज के मैं क्लोज रहूंगा तो इनफाइनाइट है, और जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा फिर वो डिक्रीज होता जाएगा। और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, वो ऐड हो रहा है और वो डिक्रीज होता जा रहा है। इनफाइनाइट को पहुंचेंगे तो 0 हो जाएगा। अब जो काम इस साइड होगा वही सेम काम उधर होगा। जैसे जैसे मैं इधर को बढ़ता जाऊंगा ई बढ़ता जाएगा। और ई का डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, क्योंकि इसका ई डोमिनेट कर रहा होगा तो ये रिपेल करेगा। डायरेक्शन दिखा देता हूँ ना। यहाँ पे ई इधर को है, यहाँ पे इधर को है, इधर कोई इस साइड है, और इधर कोई जब पहुंचोगे तो इस साइड हो जाएगा। और जहां पे देखो चार्ज है ना d/2 और -d/2, वहां पे ही इनफाइनाइट को टेंड करना है। तो वहां पे हम ऐसे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ना ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है जब, तो जब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा d/2 के -d/2 के पास में, तो किधर को दिखाऊंगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और कितना वैल्यू दिखाऊंगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इसके क्लोज ग्राफ दिखाऊंगा ना, इनफाइनाइट को टेंड करता हुआ। और पॉजिटिव मतलब इसके सामने।
तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन जाएगा, इनफाइनाइट से आ रहा है और ओरिजिन पे आते आते वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और जैसे मैं इधर को आऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा, फिर क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ होगा और 0 से डायरेक्शन कहाँ जाना चाहिए, इनफाइनाइट को। निगेटिव डायरेक्शन मतलब इसके सामने। क्या हो रहा है ये, अबे साहिल क्यों टाइम वेस्ट करा रहा हूँ हम लोगों का। तो ये बात समझ आ रही है, निगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ होगा मतलब इसके सामने ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे 0 है, 0 से इनफाइनाइट को जा रहा है, मतलब 0 से निगेटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट को। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे ग्राफ आ जाएगा ना। ये बात समझ आई सबको। यहाँ पे पैरेलल दिखाया नहीं। अब इधर के साइड में देखो, जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसके इधर d/2 के इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट, पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट मतलब इधर को। और जैसे जैसे दूर जाऊंगा टेंडिंग टू 0, तो इनफाइनाइट से टेंडिंग टू 0, तो ऐसे ग्राफ जा रहा होगा। फिर यहाँ पे जब बनाएंगे इस साइड को, तो निगेटिव डायरेक्शन में, और इनफाइनाइट से स्टार्ट करके 0 को, तो निगेटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट से स्टार्ट करके 0 को। सबको समझ आया ई और एक्स का ग्राफ। जीरो से d/2 में निगेटिव कैसे, देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट में इसका ही डोमिनेट करेगा, राइट वाले चार्ज का या लेफ्ट वाले चार्ज का, किसके पास हो। इस चार्ज के अगर पास होगे तो इसका ही डोमिनेट करेगा ना, और इसका ही किधर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज मतलब इधर को, लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब इधर को ई का डायरेक्शन आएगा, और जब इसके क्लोज जाओगे तो इसका डोमिनेट करेगा, तो इधर होगा। मिड पॉइंट पे दोनों का इक्वल। इस टाइप के ग्राफ बनाने के लिए आते हैं ना, तो ये अच्छे से समझ लो क्या क्या हुआ है इसमें। अभी मैंने सिंपल केस दिया था एक, जहां पे दोनों चार्ज इक्वल थे और सेम टाइप के थे। अब अनइक्वल चार्ज लेते हैं और अनलाइक टाइप के। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। यार 1 मिनट, टाइम हो गया है। अब तुम लोग को अगला भी क्लास होगा ना 9:30 से। अरे अरे हाँ हाँ, क्लास अपनी 7:30 शुरू हुई है। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो अच्छा टाइम है अभी। तो चलो अब लोग नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आपको ग्राफ बनाना है। इसमें क्या है, एक हमने +2 चार्ज लिया और एक -2q चार्ज लिया, तो और ये d डिस्टेंस पे रखे हैं। मिड पॉइंट को हमने x = 0 ले लिया। तो अब हम इस लाइन के लॉन्ग अगर मूव करें, तो हमें अब बताना है कि ई कैसे हो रहा होगा। ये शांतनु, फालतू का तुम मत रिप्लाई करो ना, जो इनके नाम नहीं लिखे हुए उनको एकदम इग्नोर करो।
सौरभ थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएंगे, करो करो तब समझ आएगा ना, कुछ चेंजेस है तभी करा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जहां पे ई जीरो होता है ना, उसको हम लोग नल पॉइंट भी बोलते हैं। ओरिजिन को नहीं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उसको नल पॉइंट बोलते हैं। हाँ अभिलाषा, बट प्राइवेट चैट नहीं भाई। ठीक है, तो अब ट्राई कर लिया तो अब मैं करता हूँ सॉल्व। देखो इसमें हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि इधर को एक्स एक्सिस है, ऊपर को वाई एक्सिस में ई दिखाना है, और जहां जहां पे चार्ज है वहां पे आप पहले से d/2 पर ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि चार्ज के पास में तो ई इनफाइनाइट को ही जाएगा। ये हमारा x इक्वल टू प्लस d/2 हो गया, और इधर x इक्वल टू माइनस d/2। अब देखो यहाँ पे नल पॉइंट जो होगा, नल पॉइंट मतलब जहां पे ई जीरो है, वो कहाँ पे होगा? बीच में होगा, या लेफ्ट साइड में होगा क्यू के, या -2q के राइट साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा। बीच में हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लस क्यू का क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज आ रहा होगा, और -2q का कभी
टूवर्ड्स चार्ज, तो दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, तो बीच में तो हो ही नहीं सकता। लेफ्ट साइड में जाओगे तो प्लस क्यू का अवे फ्रॉम चार्ज मतलब इधर, और माइनस टू क्यू का टूवर्ड्स चार्ज तो अपोजिट में इधर, टू क्यू की तरफ, तो दोनों यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं। और क्यू यहाँ मैग्नीट्यूड में छोटा है लेकिन उसकी डिस्टेंस भी कम है इस लेफ्ट वाले रीजन में, तो हो सकता है कि उसके ई को टू क्यू का ई कैंसिल कर दे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस क्यू का अपोजिट रिपेल हो रहा है अवे, माइनस टू क्यू का टूवर्ड्स चार्ज, लेकिन माइनस टू क्यू यहाँ पे मैग्नीट्यूड में तो ज्यादा ही है और इस वाले रीजन में डिस्टेंस भी कम पड़ेगी, तो टू क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस क्यू वाला दूर से कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो यहाँ ई जीरो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे ई जीरो होगा। तो वो कोई मान लो कोई इस पॉइंट पे मान लो ई जीरो होगा, वो हम निकाल लेंगे ना, ई जीरो करके हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये मान लो कुछ यहाँ से डी डैश पे आ गई, तो वो अभी हम लोग निकाल लेते हैं ना तो डी डैश पे अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब हर जगह हम डायरेक्शन बना देंगे ना, देखो कहीं पे भी ग्राफ बनाने में हमें क्या क्या चीजें करनी है, पहले आप दिखा दो नल पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, नल पॉइंट दिखा दो, फिर हर एक जगह पे ई का डायरेक्शन दिखा दो, फिर जहां जहां पे चार्ज होगा वहां पर ई इनफाइनाइट को टेंड करेगा, डायरेक्शन लेते हुए उसके अकॉर्डिंग फिर ग्राफ बना दो। अब हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं, अगर हम दोनों चार्ज के बीच में देखें तो ई का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट को राइट को, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग या निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बीच वाले रीजन में पॉजिटिव डायरेक्शन में ना इधर को होगा, ये ई इधर को हो गया। फिर इस वाले रीजन में अगर देखें माइनस टू क्यू के राइट में, तो किधर होगा, माइनस टू क्यू क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा ना, अब पॉजिटिव वाला प्लस क्यू रिपेल करेगा, बट ज्यादा डोमिनेट किसका करेगा, माइनस टू क्यू का, तो मतलब इधर को आएगा। फिर इस वाले रीजन में देखो, इस वाले रीजन में यहाँ पे ई जीरो हुआ है, और अगर मैं इसके क्लोज देखूं तो किसका ई डोमिनेट कर रहा होगा, प्लस वाले क्यू का या माइनस वाले क्यू का, माइनस टू क्यू का, पॉजिटिव का डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव का डोमिनेट करेगा मतलब डायरेक्शन इधर को होगा, और ये इधर वाला जो डायरेक्शन का ई है ये लगातार कम होता जा रहा है, और कम होते होते यहाँ आकर के नल पॉइंट पे जीरो हो गया ना, इधर को था यहाँ आते आते जीरो हो गया, यहाँ जीरो हुआ तो इसके इधर किसका डोमिनेट करेगा, इस पॉइंट पर प्लस क्यू का डोमिनेट करेगा या माइनस टू क्यू का डोमिनेट करेगा, माइनस वाले का करेगा डोमिनेट, इधर के साइड में नल पॉइंट के इधर माइनस वाले का डोमिनेट करेगा ना, तो इसका ई इधर को होगा। तभी ना ये जब हम इधर के साइड में माइनस क्यू का डोमिनेट कर रहा है, जैसे जैसे हम इधर राइट में बढ़ रहे हैं तो वो कम होता जा रहा है, और इधर हम इधर के साइड आ रहे हैं तो प्लस क्यू का कम होता जा रहा है, यहाँ आकर के दोनों कैंसिल हो जाते हैं, नेट ई इसलिए यहाँ पे जीरो हो रहा है। ई के इधर जाएंगे तो इस डायरेक्शन में, और नल पॉइंट के इधर जाएंगे तो इस डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है। अगर यहाँ नल पॉइंट है, यहाँ ई जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इधर के साइड में तो इधर को होगा, प्लस क्यू का डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेट होते होते जीरो हुआ है, तो फिर उधर जाते ही क्या होगा, अब उसका डोमिनेशन कम हो गया होगा ना, दूसरे का शुरू हो जाएगा, और दूसरे का शुरू होगा तो वो इधर को होगा। डायरेक्शन हर जगह पहले समझ आ गया सबको कैसे कैसे होगा, ये यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ जो डायरेक्शन चेंज हुआ यही आपको समझना है, बाकी सब तो नॉर्मल चीजें हैं। डिस्टेंस टू क्यू से ज्यादा है, लेकिन टू क्यू का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी तो ज्यादा है। देखो यहाँ पे जब मैं प्लस क्यू के एकदम क्लोज होऊंगा तो ज्यादा डोमिनेट किसका करेगा, प्लस क्यू वाला, वो इधर को होगा। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो कहीं एक जगह नल पॉइंट मिलना है ना, कहीं एक जगह नल पॉइंट मिलेगा, तो नल पॉइंट का इधर ये प्लस क्यू वाला डोमिनेट करता दिखेगा। अब जैसे नल पॉइंट के उधर जाओगे तो नेट ई सोचो, नेट ई की वैल्यू यहाँ को थी, फिर इधर आते आते कम होते होते जीरो हो गई, और जैसे उधर को जाएंगे तो फिर क्या होगा, अब अपोजिट में हो जाना चाहिए, डायरेक्शन पहले ये कम हुआ फिर अपोजिट में डायरेक्शन होगा। अगर देखो आपको अभी भी डाउट है ना
तो आप क्या करो, ये पहले डी डैश निकाल लो। डी डैश निकालने के बाद आप डी डैश वाले से कम डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट लो और क्यू के वजह से लिखो और -2 क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, देखो किसका ज्यादा दिख रहा है। फिर एक बार डी डैश से ज्यादा वाला कोई डिस्टेंस लो, वहां +q का ई लिखो और -2 क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, देखो किसका ज्यादा है। तो आप देखोगे इसके इधर -2 क्यू का ई का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा और इस जगह पर +q के ई का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा। डी डैश तो हम निकाल सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन चेंज नहीं करो आदित्य ना, पहले जो है वो अच्छे से समझ लो। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? अब इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखो, अगर मैं पहले चार्ज के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो चार्ज के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे ग्राफ बनेगा? +q के एकदम इधर जस्ट यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी? +q के जस्ट यहाँ पे ई इनफाइनाइट होगा ना, और जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ई कम होता जाएगा, और जब -q के एकदम क्लोज पहुंच जाऊंगा फिर ई कितना हो जाएगा? फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा ना। और डायरेक्शन क्या चेंज हुआ कहीं पर? कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है ना, हर जगह सेम डायरेक्शन बना हुआ है। तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ई है, तो मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी से आना और निगेटिव फिर वापस पॉजिटिव इन्फिनिटी को चले जाना है। और ये ग्राफ ज्यादा स्टीप किसके पास में होगा? 2q के पास में ना। इसके पास से धीमे धीमे आएगा और फिर तेजी से 2q के जैसे पास में जाना शुरू करेंगे तेजी से बढ़ेगा। तो ये देखो कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ। यू टाइप, लेकिन 2q के पास में ज्यादा स्टीप दिखाना है ना, और q के पास में कम स्टीप। एक बार मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। अबे स्टीप मतलब ज्यादा वर्टिकल। हाँ यार, वही सोचो मिनिमा किसके साइड होगा। एक मिनट मुझे यार सोचने तो, मिनिमा किसके साइड आना चाहिए। मिनिमा यार इसके माइनस इस साइड आना चाहिए, क्योंकि इधर का ज्यादा ग्राफ स्टीप है ना। ये ऐसा कुछ हो रहा होगा। इसके साइड में मिनिमा आएगा क्योंकि इसका ग्राफ ज्यादा स्टीप है। 2q के पास आएंगे तो तेजी से बढ़ेगा देन द q के पास जाने पर। तो ये देखो हम लोगों ने ग्राफ बना लिया इन दोनों चार्ज के बीच वाले रीजन के लिए। अब इधर का ग्राफ बनाए अगर ना, d/2 के इधर का ग्राफ, तो वो कैसा बन जाएगा? निगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनाना है, और चार्ज के जब एकदम क्लोज पहुंचेंगे तो इनफाइनाइट को, और बाद में टेंडिंग टू जीरो। निगेटिव में इनफाइनाइट मतलब यहाँ पर इधर से ग्राफ शुरू करना है और फिर इधर जीरो को टेंड कराना है। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, सबको क्लियर है ये पॉइंट? अब इधर का देखो, इधर का अगर हम देखेंगे तो
यहाँ पे देखो जस्ट इधर देखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पर तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन किधर को इनफाइनाइट होगा, निगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ आते आते जीरो हो जाना है। प्रथमेश रुक जा, पूरा बना लेने दे फिर और समझाता हूँ। ये बात समझ आई, निगेटिव डायरेक्शन में है और यहाँ आते आते जीरो कर देना है। मिनिमा देखो हमने ऐसे डिसाइड किया है सुजल कि इन दोनों के बीच में ज्यादा स्टीप ग्राफ किधर से आएगा, 2Q के पास ज्यादा स्टीप होगा ना, तो यहाँ पे 2Q के पास तेजी से नीचे आया है और फिर उसके बाद उसको ऊपर जाना है, तो इधर के साइड में धीमे धीमे ऊपर जाएगा, तो मिनिमा इस साइड ही पड़ना चाहिए। अगर किसी को निकालना है तो आप क्या करो, यहाँ पे कोई एक r डिस्टेंस पे मान लो e निकालो, डिफरेंशिएट करके चेक करो कि वो r की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस में आ रही है या माइनस में, दोनों के वजह से बीच में e लिख दो और डिफरेंशिएट करो। लॉजिकली यही होना चाहिए ना, ये ऐसे आ रहा है स्टीपली, फिर इधर धीमे धीमे ऊपर जाएगा। इस रीजन का ग्राफ समझ आ गया सबको? अब इस रीजन का ग्राफ बनाते हैं। आदित्य जो भी डाउट है अनम्यूट करके पूछो, एक तो प्राइवेट चैट में पूछ दो, वो अनम्यूट करके पूछो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इधर के साइड में क्या हो रहा है, ई की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये जीरो से धीमे धीमे बढ़ेगा ना, यहाँ पे जीरो है और जब इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई जीरो है, जब इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे फिर से ई कितना हो जाएगा, दोनों चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाओगे तो फिर जीरो हो जाएगा। तो जीरो से जीरो ना, जीरो से जीरो ग्राफ जाना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा ई होगा, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले ई बढ़ेगा फिर कम होकर के टेंडिंग टू जीरो ऐसे हो जाएगा। सबको समझ आया क्या किया मैंने? डायरेक्शन देखो आपको बना लेना है, नल पॉइंट दिखा लेना है और चार्जेस के पास में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, ये कॉन्सेप्ट लगाना है और फिर उसके बाद आप ऐसे ग्राफ बना दो। प्रथमेश अनम्यूट करो, फिर बताओ कौन से पार्ट में बोल रहे हो। प्रतीक इसमें डायरेक्ट ये ग्राफ ड्रॉ करने को आएंगे ना, 4 ऑप्शन ग्राफ के आपको रहेंगे, उनमें से टिक करना रहेगा कौन सा राइट ग्राफ है। हाँ 1 मिनट अनम्यूट करो। हाँ अबे तेरे नाम से दो दो हैं, एक में पीके लिखा है एक में पी लिखा है, कौन सा है भाई? परमिशन दे दिए मैंने अब। हाँ सर, हाँ वो इक्वल टू डी बाई टू वाला ग्राफ बताओ, नल पॉइंट से और क्यू प्लस क्यू वाला वो। अच्छा ये वाले पार्ट में, नहीं उसके दूसरी तरफ माइनस डी बाई टू ये वाला, वाला, ये वाला -d/2 हाँ इधर वाला। हाँ ये बताओ। देखो इसमें यहाँ पे प्लस क्यू से इस जहां नल पॉइंट है वहां तक में ई का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव। हाँ और तो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाले साइड में, मतलब नेगेटिव
ई के सामने ग्राफ बनाना है। और जब मैं क्यू के एकदम क्लोज होऊंगा, एकदम क्यू के क्लोज होऊंगा, तो ई की वैल्यू किसको टेंड कर रही होगी? प्लस को, इनफाइनाइट को, इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को, निगेटिव में ई इनफाइनाइट को। और इनफाइनाइट, जैसे जैसे मैं पास आता जाऊंगा, ये क्या हो जाता जाना है, जैसे जैसे मैं इधर जाता जाऊंगा ई को 0 हो जाना है ना। हाँ हाँ हाँ, और इस रीजन में कहीं ई का डायरेक्शन चेंज होगा, हर जगह यही बना रहेगा निगेटिव में। तो इसलिए हाँ सर। निगेटिव वाला ग्राफ ऐसे पूरा लेके आया और ये 0 बना दिया। और सर वो इधर अपने का देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक है या फिर स्टीप ग्राफ है? पैराबोलिक नहीं है, ये कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है लेकिन पैराबोलिक भी नहीं है। अब देखो यहां से ये जो रिंग की वजह से जैसे अभी निकाला था ना, या दो चार्ज की वजह से भी पीछे एक इस टाइप का ग्राफ बना था। यहाँ पे ई 0 है, यहाँ पे इनफाइनाइट पे फिर ई 0 है। तो 0 से ग्राफ 0 को जाना है, लेकिन बीच में क्या होगा, कुछ ई की वैल्यू मिलेगी। अब किधर को मिलेगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पहले ऊपर को ग्राफ बढ़ना चाहिए, फिर कम होकर के टेंडिंग टू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है सर, समझा। तो एक और बना ले जल्दी से, अब सबको आइडिया लग गया होगा कैसे ग्राफ बनाना है। ये एक्चुअली क्लास में होता ना, तो मैं यार तुम लोग का देख लेता, तुम लोग बनाना स्टार्ट किए कि नहीं, क्योंकि अब समझ ही नहीं आएगा कि तुम लोग को आया कि नहीं आया। अब तुम ही लोग देख के मुझे बताना ना कि बना पाए कि नहीं बना पाए अब तुम लोग ये। माइनस ही ले, चलो इसका बनाओ। बीच की डिस्टेंस डी है। होमवर्क आज नहीं दूंगा कुछ, क्योंकि अभी कुछ ऐसा होमवर्क लायक पढ़ा नहीं पाया ना, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही कराने में टाइम चला गया है। डाउट्स ही हो गए मेनली आज तो। अरे नहीं यार, ये कर लो, 2 मिनट लगेगा बस। वैल्यू तो मैंने इधर से उधर की है कि थोड़ा आप सही से डायरेक्शन वगैरह सोच के कर दो फटाफट। ठीक है, हो गया होगा सबका। ओरिजिन मिड पॉइंट पे ले जाना था ना। इधर को ई हो गया, इधर को एक्स हो गया, ये एक्स इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पे इधर कोई ऐसे है, इस डायरेक्शन में अगर हम ई देखेंगे तो नल पॉइंट इस बार किधर मिलेगा? इस साइड मिलेगा ना, यहाँ पे कहीं ई 0 मिलेगा। नल पॉइंट के इधर माइनस क्यू का ग्राफ ई डोमिनेट करेगा और नल पॉइंट के उधर प्लस क्यू होगा। और इस साइड में प्लस क्यू का ही हमेशा प्लस 2 का ही डोमिनेट करेगा, मतलब हमेशा ऐसे होगा। सबको क्लियर है कैसे कैसे डायरेक्शन मैंने दिखा दिया? अब एक d/2 पर हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इधर भी ऐसे d/2 पर। अब ये ग्राफ ड्रॉ करो। चार्जेस के बीच में जब हम दिखाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनाना है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को जाना है ना, यहाँ पे रहेंगे तो भी इन्फिनिटी, यहाँ जाएंगे तो भी इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा फिर इस साइड में नेगेटिव में ग्राफ बनाना है। यहाँ पे रहेंगे तो इन्फिनिटी, नेगेटिव में, और फिर 0 को। तो
कुछ ऐसा ग्राफ बन गया। और इधर के साइड में जब बनाएंगे, यहाँ पे रहेंगे माइनस क्यू के एकदम बगल में, तो निगेटिव में इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पर, और फिर जीरो को आना है। निगेटिव में इनफाइनाइट से जीरो को आना है। फिर जैसे जीरो के इधर आएंगे पॉजिटिव में बढ़ने लगेगा और फिर वापस जीरो जाना है। तो अब ये पॉजिटिव में बढ़ा करके डिक्रीज करा। ठीक है, तो सबको आइडिया लग गया होगा ना ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। होमवर्क में देखता हूँ अगर कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे तो वो डाल दूंगा ना। ठीक है, अब ये क्लोज कर रहा हूं ना। सर बाय बाय बच्चों, बाय बाय। हाँ बोलो। सर वो ऑप्टिक्स के नोट्स भेज दो ना व्हाट्सएप पे। लेक्चर नंबर के साथ वो मुझे बताओ तो मैं भेज दूंगा ना, व्हाट्सएप पे बता दो ना। ठीक है। ठीक। बाय बाय।